हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जहाँ तक बात करें कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में जो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगला जो हमारा चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड या फिर आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें या किसी अन्य, सब जगह अलग एनसीईआरटी ही रहा है, अर्थात सॉल्विंग मेथड एक ही रहेगा। हाँ, लैंग्वेज अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हिंदी मीडियम में बच्चे उसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं और उसी को इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कहने लगते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने लगते हैं। यही थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। और हम जो आज से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले देखिए समीकरण क्या होता है। सबसे पहले समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें बराबर के इधर उधर दो पक्ष हो, जिनके बराबर के इधर उधर क्या हो, दो पक्ष हो, और दोनों की आपस में तुलना की जाए। दोनों की आपस में क्या की जाए? तुलना की जाए। ठीक है, या फिर इसमें कोई एक चर पद हो, ठीक है, कोई एक चर पद हो जिसकी वैल्यू निकाली जाए। चर पद का मतलब ए टू जेड। आपने देखा होगा आपके सवाल में अलजेब्रा में क्या होता है कि एक्स और वाई इन सब चीज़ें पाई जाती हैं, सब इनको चर कहा जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, और चर और अचर जब दोनों मिल जाते हैं, चर और अचर जब दोनों मिल जाते हैं, ये हो गया आपका चर और ये हो गया क्या? अचर। चर और अचर जब दोनों मिल जाते हैं तो ये मिलाकर बना के लेते हैं बहुपद। क्या बना लेते हैं? बहुपद। और ये बहुपद से संबंधित ही समीकरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 4x बराबर 5, 4x बराबर 5, अर्थात x में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाती है। किसकी वैल्यू निकाली जाती है? x की वैल्यू। तो अभी एक प्रकार का क्या है? समीकरण। एक प्रकार का क्या है? ये समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ ये समीकरण होता है, इसके बारे में हम लोग जान गए। लेकिन और आगे अगर हम बात करें, ठीक है, समीकरण हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास शब्द जो है द्विघात है। क्या है? द्विघात है। द्वि, उसके बाद घात। सबसे पहले घात की बात कर लेते हैं। घात का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसी को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा है 4 के पावर 5, अर्थात ये क्या है आपका? घात। ये क्या है? घात। इसी को घातांक भी कहते हैं। घात, घात के जगह पर जो लगा हुआ अंक हो। हाँ, ठीक है। अब जैसे देखो कि मान लो कि 4 लिखा है, ठीक है, अब 4 आधार है और घात क्या लगा हुआ है यहाँ पर? 5। घात क्या लगा हुआ है यहाँ पर? 5 लिखा हुआ है। अब घात पर स्थित जो अंक हो, अर्थात घात के स्थान पर जो स्थित अंक हो, वो क्या हो जाता है? आपका घातांक हो जाता है। 4 के घातांक में क्या है? 5, अर्थात 4 के घात में क्या है? 5। ऐसे x के घात में हमने 2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? x के घात में 2। मान लो कि हमने लिखा है y के घात में 4, तो ये y के घात में क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या है यहाँ पर? घात है। चाहे घात कहो चाहे इसको क्या कहो, घातांक कहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे देखिए आपके पास कि द्विघात क्या होता है। ठीक है, मतलब घात, द्वि का मतलब 2 हो और घात आप अभी बता चुका हूं, अर्थात एक ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद लिखा गया हो जिसमें घात क्या हो? 2 हो। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा x² + 3x + 5। हमने क्या लिखा है? x² + 3x + 5। हमने लिखा x² + 5। हमने लिखा y² - 0। हमने लिखा z² + 3। हमने लिखा z² + z² + 3x + 2 लिखा। अब देखो इसमें हम इन दोनों में, इन तीनों में देखेंगे। जैसे देखो ये ठीक है, और ये ठीक है, और ये हो गया। इन तीनों चारों में अगर हम तुलना करें या फिर देखें, इन तीनों चारों में अगर हम देखें, ठीक है, तो अब देखो सबसे बड़ी घात, देखो यहाँ अगर पावर की बात करें, यहाँ जहाँ कोई घात नहीं वहाँ 1 होता है। चर पदों में जहाँ कोई घात नहीं वहाँ 1 होता है, और अचर पदों में जहाँ कोई घात नहीं वहाँ क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि x² + 3x + 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है? 2। सबसे बड़ी घात क्या है? 2। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है आपके पास? 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर? 2 है। अगर यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, अगर सबसे बड़ी घात 2 है, अर्थात इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ 5 क्या है, अचर पद। अचर पद अर्थात जो बीजीय व्यंजक रहा हो, बीजीय व्यंजक का मतलब ऐसे जड़ तक, ठीक है। अभी ये अचर पद है, अचर पदों में अगर घात कुछ ना हो तो जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ जो चर पद है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये द्विघात हो जाएगा, ठीक है। ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ भी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अर्थात द्विघात बहुपद तो हो गया, लेकिन अगर समीकरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में क्या है 5, प्लस में क्या है 5, अगर ये दिया गया है, तब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, बराबर में हम जीरो कर दें, बराबर में क्या कर दें, जीरो। अर्थात इतने पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे इतने पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो इतनी पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इसी को समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समीकरण। समीकरण का मतलब जिसमें दो पक्ष हो और दोनों की आपस में तुलना की जाए, या तुलना के माध्यम से ही एक पक्ष में स्थित जो चर पद है उसका मान निकाला जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या की जाए, निकाली जाए। यही होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है, द्विघात समीकरण। अच्छा, आपके जो चैप्टर में है, चैप्टर अगर 4.1 की बात करें हम, तो इसमें जो आपका है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कुछ आपको समीकरण दिए गए हैं और उन समीकरणों में आपको देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। उनको चेक करते हैं हम लोग, है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दिया है आपके पास, पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, उसके बाद फिर x प्लस 3, यही दिया गया है आपको, यही क्या है, दिया गया है। अब यहाँ जैसे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पे। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 2ab, a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है, और प्लस में b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही हो जाएगा, उसका गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1, हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, इसकी वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 अंदर गुणा करेगा तो 2 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इनको हम इधर ले आते हैं, जितने भी हैं सबको इधर लेते हैं। देखो क्या होता है, समीकरण की एक क्वालिटी होती है कि जब एक पक्ष से हम दूसरे पक्ष में किसी को लेकर आते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ 2x किसका है, प्लस का, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इधर 6 किसका है, प्लस का, इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। उधर क्या बचा, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देते हैं। देखो यहाँ प्लस का 2x, यहाँ माइनस का 2x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास है x स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। अब यहाँ मतलब आपके पास 1 रुपये है, आप एक प्लस में हो लेकिन 6 रुपये कर्जे में लेते हो, तो 1 रुपया दे दोगे फिर भी 5 आप क्या रहोगे, कर्जे में अर्थात माइनस में रहोगे, बराबर क्या हो गया 0। अब एक बात बताइए, इस समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 0, कोई मतलब नहीं। 5 कोई घात नहीं, 0 मान लेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर 0 मानेंगे तब जब ये अचर पद होगा। चर पद अगर मान लीजिए y आ जाता है, x हो जाता है, तो यहाँ घात क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, एक्स स्क्वायर अर्थात यहाँ क्या है, x के घात में 2, x के हाथ में क्या है 2, अर्थात इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है 2, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण। ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण। इसी तरीके से आपको और भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों में बस एक ही चीज की जांच करनी है और देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। इन्हीं को केवल हमको क्या करना है, देखना है। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर -2 और उसके बाद है 3 - x, ये दिया गया है।
अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही है बराबर -2 का अंदर गुणा करेंगे, देखो चिन्ह भी गुणा करता है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x, इनको इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। उधर क्या बचा कुछ नहीं, प्लस का 2x माइनस का 2x। भाई आप 5 रुपये आपके पास हैं, 5 रुपये कर्जा हो जाते हो तो सब क्या हो जाएगा बराबर, आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसलिए ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण, क्या है ये द्विघात समीकरण। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें, आपके पास जो प्रश्न दिया गया है अगर उसकी हम बात करें तो है x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 और बराबर में है x माइनस 1 और उसके बाद फिर दिया है x प्लस 3। क्या दिया है x प्लस 3। हम क्या करते हैं भाई, जहाँ दो ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह हो वहाँ गुणा होता है, गुणा करते हैं, लेकिन कैसे गुणा करेंगे, देखो इसका एक इसका सारा, इसका एक अर्थात पहला और इसका सारा मतलब जितना है, उसके बाद फिर इसका दूसरा चिन्ह सहित लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इसका सारा, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, इसका पहला और इसका सारा, ऐसे इसका दूसरा चिन्ह सहित और इसका क्या हो जाएगा सारा। अब आगे बढ़ते हैं, x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, -2 का गुणा x में करेंगे -2x, -2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 का 2 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, -1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और -1 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। भाई प्लस माइनस क्या होगा माइनस। देखो समीकरण की एक क्वालिटी और होती है, एक क्वालिटी और इसमें हम बता सकते हैं क्या कि यहाँ अगर समीकरण के दोनों तरफ पद समान चिन्ह समान, अर्थात यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस स्क्वायर, अगर पद भी समान है और चिन्ह भी समान है तो दोनों क्या हो सकते हैं कैंसिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो प्लस का x और माइनस का 2x, ठीक है, इसको यही ले लेते हैं, प्लस x हुआ -2x हुआ -2 है, इन सभी को जो बचे इधर ले आएंगे, प्लस का 3x इधर आएगा क्या होगा माइनस का 3x, माइनस का x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, उधर क्या बचा कुछ नहीं 0 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ x जोड़ देंगे 1x भाई चिन्ह समान जुड़ जाएंगे ना, 2x हो जाएगा। अब प्लस का ये 2x हो गया या माइनस का 2x कैंसिल, यहाँ क्या बचा -3x और 2 रुपये आप कर्जे में, 3 रुपये आपके पास आ गए, 1 दे दोगे फिर भी कर्जे में। अब देखो यहाँ इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है 1, इसकी क्या है सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आप क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। और हमें तो नहीं लगता कि अब आगे इस अभ्यास में कोई इस मतलब क्वेश्चन में कुछ और बताने की हमको आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन है जिसको मैं बता दूं, ठीक है, हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, आपका जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिया है x + 2, इसका दिया है होल क्यूब बराबर 2x और उसके बाद फिर दिया है x² - 1, ठीक है, यही दिया गया है। यहाँ एक चीज़ देखिए, x + 2 का होल क्यूब दिया है, यहाँ अगर हम a + b के होल क्यूब की बात करें, जो फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ a + b का होल क्यूब, x को a मान लेते हैं, 2 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, a + b का होल क्यूब अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले a³ a के जगह पे x है अर्थात x का क्यूब प्लस b³ b के जगह पे क्या है 2, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab a के जगह पे x और b के जगह पे क्या है 2, ब्रैकेट में a + b अर्थात x + 2, ये हो गया। उधर बराबर में कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 2x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ आ जाएगा, यहाँ x² है यहाँ x है, यहाँ 2x बटे 1x दोनों मिल जाएंगे, कितने x हो जाएंगे 3x अर्थात x के घात में 3 हो जाएगा। फिर 2x का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x ही रह जाएगा। इको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका x³, ये हो जाएगा प्लस 2 के घाते 3
मतलब क्या हो जाएगा 8, 2 के घाते 3 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे में 2, ठीक है, प्लस 3 दूना 6 और x क्या हो गया 6x, और आगे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। देखो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो, और अगर आप आगे ना बढ़ाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर यहाँ 6x का गुणा कर दोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम साल भी कर लेते हैं, इधर एक्स क्यूब है प्लस का, इधर प्लस का 2x क्यूब है, इधर आके घट जाएगा अगर तो भी एक एक्स क्यूब बच जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा। अर्थात इस समीकरण को आगे हम साल भी करें तो भी सबसे बड़ी घात क्या रहने वाली है 3। अगर इस समीकरण के सबसे बड़ी घात 3 रहने वाली है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्नावली में जो पहला आपका दिया गया है, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जितने 7-8 सवाल दिए गए हैं सभी को देख के आप मतलब सभी को देख करके या फिर चेक कर सकते हो कि मतलब कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा नहीं है। आगे कह रहा है जो अपना आपका अगला प्रश्न है वो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में मतलब कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उनको क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, कैसे बदलेंगे देख लीजिए आप लोग भी, आसान है। सवाल जो जो कहता है वही वही करते जाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है अपने को। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई  चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। से क्या है एक अधिक है। हमको लंबाई चौड़ाई याद करनी है और इसके लिए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर नहीं लाना है, सिर्फ करना है इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। देखो आयताकार अगर भूखंड है, अगर बात हम आयत की करें तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगा। अब यहाँ देखो कह रहा क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, अर्थात चौड़ाई का 2 गुना कर दें और उमें 1 जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगी लंबाई मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी लंबाई, अर्थात चौड़ाई ये है और चौड़ाई में ही हम क्या करें चौड़ाई के दुगुना कर दें और दुगने में भी 1 जोड़ दें, जो दुगुना आए उसमें भी 1 जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी। क्षेत्र की इस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, अर्थात चौड़ाई का 2 गुना कर दें फिर उसमें 1 जोड़ दें, ठीक है, आपको ये लंबाई मिल जाएगी। अगर मान लें हम माना चौड़ाई बराबर अगर हम x मान लें, चौड़ाई बराबर क्या मान लें x, तो लंबाई बराबर क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई आपके पास है चौड़ाई गुणे में 2 प्लस में 1, यही तो है चौड़ाई गुणे में 2, ठीक है, चौड़ाई गुणे में 2, चौड़ाई x माने हम गुणे में 2 और प्लस में 1 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार है क्या, ठीक है, प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, ठीक है, और ये भूखंड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई क्या है अपने के पास 2x प्लस 1 और गुणे में चौड़ाई कितना है x बराबर कितना है 528। अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा और प्लस का 528 इधर आएगा माइनस का 528,
28। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, उधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, ठीक है, और ये क्या है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। यहाँ तक समझने में अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम प्रश्नों की बात करें, जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, बस केवल क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण बना देना है। मतलब एक समीकरण आपको तैयार करनी है, परिस्थितियां दिया है और परिस्थितियों के अनुसार क्या करना है, आपको समीकरण तैयार करना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अगला क्या है? दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306 है। क्रमागत मतलब अर्थात क्रम से आने वाले, जैसे देखो द्वि के बाद क्रम से कौन आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएंगे, 5 आएंगे, ऐसे तो आएंगे। लेकिन अगर हम दो क्रमागत की बात करें तो ये तो 4 है, लेकिन ये 4 से 1 ज्यादा है, 4 से 1 ज्यादा है, अर्थात हमको नहीं मालूम कौन सा है। अगर इको हम मान लें x मान लें तो अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 1। माना पहला पूर्णांक बराबर क्या है? x, इसलिए क्रम से आ रहा है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। और फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? गुणनफल बराबर कितना है? 306। गुणनफल कितना है? 306। अर्थात x गुणे में x प्लस 1 दोनों का गुणा करते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा? 306। देखो गुणा करते हैं, x का गुणा x में x स्क्वायर, फिर प्लस 1, x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, और प्लस का 306 इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 306। उधर क्या बचा भैया? ढेला बच गया, उधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अर्थात यहाँ दो दिया गया था प्रश्न कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है, और पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रम से आ रहे हैं, क्रम से आने का मतलब एक ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये था, इसी में एक ज्यादा कर देंगे, दूसरा हमको मिल जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा। x का और x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो 306 मिल जाएगा, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आगे, ठीक है, द्विघात समीकरण ये बन गया, ठीक है, द्विघात समीकरण हमको बनाना था। आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है इसी से ही ऐसे ही रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल आज से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बराबर कितना है? 360 है। हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की मान लेते हैं, लेट रोहन की कितनी है? x मान लेते हैं। रोहन की क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर माँ की उम्र क्या है? रोहन से 26 ज्यादा है, अर्थात रोहन का जितना है उनमें 26 जोड़ दें तो माँ की उम्र हो जाएगी। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद में रोहन आज x साल का है भाई, आज अगर ये 3 साल का है तो 3 साल बाद क्या 6 साल का हो जाएगा ना, अर्थात जितना आज है उसी में 3 जोड़ देंगे। रोहन कितना हो जाएगा? x प्लस 3। माँ क्या कितनी हो जाएगी? माँ बराबर हो जाएगी x प्लस 26 है, अभी 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29। कह रहा है दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? अर्थात रोहन का और गुणे में किसका? उसकी माँ का कितना है? x प्लस 29 बराबर में कितना है? 360। इको अगर आप आगे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग?
x+3 का गुणा x+29 में अगर हम करें, x+3 का गुणा किसमें करते हैं, x+29 में अगर हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे, ठीक है, इसका है किसका सारा, x का गुणा x में करेंगे x² प्लस x का गुणा 29 में करेंगे 29x प्लस 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 3 87 होगा, बराबर उधर क्या हो गया 360 हो गया। आगे अगर हम सॉल्व करें तो x², ठीक है, प्लस 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x प्लस 87 और प्लस का 360 इधर आएगा, माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर 0। 360, 87 आपके पास था, 360 आप कर्जे में हो गए, अर्थात 360 में से हम 87 को घटा देंगे, फिर भी आप कर्जे में रहेंगे। 10 में से 7 3 और 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ क्या बच जाएगा 2, 2 7 3, अर्थात 87 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 7 3, आप कर्जे में हो इसलिए क्या रहेगा माइनस में, बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर सकते हो, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हो। और जिसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग क्या नाम है सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद क्या करोगे कि इसका जो इक्वेशन बनेगा, आपको इसका जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को समझने का प्रयास करोगे और आगे देखोगे कि क्या हो सकता है। जैसे आगे जो आपका प्रश्न है मैं बता देता हूँ, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है कि अगर उसकी चाल बराबर हो तो क्या करती है, मतलब एक ही समान चाल से अगर चले तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अर्थात इसके चाल को हम घटा दें, अगर इसके चाल को हम घटा दें तो दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा। देखिए द्विघात समीकरण में सीधा सा हम लोग करते क्या है, ठीक है, सीधा सा एक काम करते हैं हम लोग, ये है कि देखा जाता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, सीधा सा प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न जो कुछ भी कहता है, जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट और लास्ट है इस चैप्टर का, कुछ खास है नहीं, बस केवल हमको सॉल्व करना है। पहले 3 घंटे कम समय लगता था और अब क्या है 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें है क्या, देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। दूरी को तय करने में तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है, और हमको चाल ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है मान लेते हैं, माना चाल बराबर क्या हो जाएगा, माना चाल बराबर क्या हो जाएगा x, लेट जो इसकी स्पीड है कितनी है x है, दूरी कितना है, दूरी कितना है आपके पास दिया गया है कितना 480 किलोमीटर, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी क्या है 480 बटे में चाल क्या है आपके पास, चाल x माने हो भाई। दूसरी अवस्था यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, पहले क्या थी x, पहले क्या थी x, अब 8 किलोमीटर
प्रति घंटा घट गई है, घटा लेते हैं, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी क्या है आपके पास, दूरी वही है 480 किलोमीटर की। समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी और बटे में क्या है, चाल। दूरी क्या है आपके पास 480 और बटे में चाल क्या है आपके पास, अब क्या है चाल आपके पास x-8 है। लेकिन दोनों हमने समय निकाला, दोनों हमने क्या निकाला, समय, और दोनों समय के बीच में अंतर कितने का है, 3 घंटे का। 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब ई में 3 घंटे कम लगता था और ई में 3 घंटे ज़्यादा लगता है। अर्थात पहले अगर 6 घंटा लगता हो तो अब 9 घंटा लगता है। अर्थात दोनों के बीच में समय का जो अंतर है, दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना हो जाता है, 3 घंटे का। ठीक है, अर्थात इसलिए 480 बटे में x-8 माइनस 480 बटे में क्या हो जाएगा x। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम। देखो इसमें स्पीड कम है तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा में से कम समय को हटाएंगे तो कितने घंटे, 3 घंटे। कितने ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, करते हैं इसको। देखिए 480 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 480 दोनों में से बाहर निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा x-8। यहाँ से 480 कॉमन करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ हो गया x, बराबर में आपका क्या हो गया 3। ठीक है, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से 480 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग कर देगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, और यहाँ जो है इसका तिरछा गुणा करवा देते हैं, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x-8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x-8 ही रह जाएगा, बटे में इसका गुणा हमने इसमें करवा दिया, इसका इसमें करवा दिया, अब हर का हर में करवा देंगे। x का गुणा करवा देंगे किसमें, x-8 में। x का गुणा किसमें करवाएंगे, x-8 में करवाएंगे, बराबर 480 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग कर देगा, 3 बटे में क्या हो जाएगा 480, 3 एक कम 3, 16 3 48, 160 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x है, यहाँ जैसे ही ब्रेकेट हटाएंगे माइनस अंदर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा -x, और ये माइनस माइनस क्या होगा +8, और बटे में क्या हो गया आपका, गुणा कर दे तो हो जाएगा x² माइनस x का गुणा 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, बराबर में 1 बटे में क्या हो गया 160, प्लस का x माइनस का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 8 ऊपर बचा हुआ है और नीचे क्या है x² माइनस 8x, बराबर में क्या है 1 बटे में 160। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसका गुणा इसमें करवा दें और इसका गुणा इसमें करवा दें, x² माइनस 8x का गुणा अगर 1 में करवा दें तो x² माइनस 8 ही रह जाएगा, माइनस 8x ही रह जाएगा। 160 का गुणा 8 में करवा दें तो 16 8 128, लास्ट में क्या बच जाएगा 0। अभी को हम आगे और थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x और प्लस का 1280 इधर आएगा, माइनस में 1280 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। यही आपका क्या बन जाएगा समीकरण, और आपको समीकरण ही बनाना था। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए गुणनखंड वगैरह किया जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग के साथ में ये चैप्टर तो आपका फिनिश हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, सवालों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उनके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। सवालों को जितने बेहतर तरीके से समझोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और पीछे भी हमने साइंस की क्लासेस भी अटेंड करता हूं, तो साइंस की क्लास को देखिए, बड़ा शानदार क्लास है, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, और इस बात की पूरी गारंटी है कि जो मैं समझाऊंगा वो बेहतर समझाऊंगा आपको, और मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको बेस्ट दूंगा, जो भी दूंगा वो आपको क्या दूंगा, बेस्ट दूंगा। क्योंकि दुनिया में बहुत मास्टर हैं, बहुत प्रकार के मास्टर हैं, किसको किसकी भाषा समझ में आती है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को बंद करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।